वेलकम गाइस, आपका फिर से स्वागत है एक नई क्लास के साथ। और जिसमें आज हम बात करने वाले हैं एनिमल हस्बेंड्री से पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चंस को। तो अब यहाँ पर याद रखिएगा, सभी क्वेश्चंस वन लाइनर है, तो आपको ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं देना है। बस यहाँ पर सभी क्वेश्चंस पर थोड़ा सा फोकस करना है, थोड़ा सा ध्यान से सभी क्वेश्चंस को देख लेना है ताकि सभी क्वेश्चंस आपके माइंड में फिट हो जाए, आपको याद हो जाए। ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का नया सीख लेते हैं। इसके साथ साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास के बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे जब भी हमारी कोई क्लास लगेगी तो वो आपको नोटिफिकेशन साथ मिलती रहेगी। ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपसे क्या पूछा गया है कि भारतीय गाय एवं संकर गाय में यौवन अवस्था या प्यूबर्टी करने से कितनी उम्र में आ जाती है। मतलब ऐसे समझिए कि जो गाय होती है ये प्रजनन योग्य कब हो जाती है या फिर कितनी इसकी उम्र होनी चाहिए तब ये जनन के लिए, प्रजनन के लिए योग्य हो जाती है, जिसे क्या बोला जाता है, प्यूबर्टी, मतलब यौवनावस्था इसे बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो एक तो याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है भारतीय गाय के बारे में, एक आपसे क्वेश्चन पूछता है संकर गाय के बारे में। ठीक है, तो अब यहाँ पर सबसे पहले याद रखिएगा कि जो संकर गाय होती है, याद रखिएगा ये जल्दी क्या होती है, जल्दी से इसमें प्यूबर्टी आ जाती है बजाय भारतीय गाय के। जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हो कि अगर हम बात करते हैं, याद रखिए भारतीय गाय, तो भारतीय गाय को प्यूबर्टी में आने के लिए 24 महीने की आवश्यकता होती है, जबकि संकर गाय को प्यूबर्टी में आने के लिए केवल 18 महीने की ज़रूरत होती है। ठीक है, इसकी अगर मान लीजिए एज 18 महीने हो जाती है तो उससे क्या होता है, ये प्रजनन योग्य हो जाती है, इसमें प्यूबर्टी आ जाती है। संकर गाय 18 महीने और भारतीय गाय 24 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है कि दो मध्यकालों के मध्य की शारीरिक घटनाओं को क्या कहा जाता है, तो उसे बोला जाता है, याद रखिएगा, मध्य क्रिया, एस्ट्रस साइकिल बोला जाता है। जैसे कि याद रखिएगा अगर हम बात करते हैं ह्यूमन बॉडी की, तो ह्यूमन बॉडी में याद रखिएगा फीमेल पार्ट, तो फीमेल पार्ट में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब एमसी आती है। उसी टाइप में याद रखिएगा अगर हम बात करते हैं क्या एनिमल्स की, एनिमल के फीमेल पार्ट्स, तो उसमें होता है, याद रखिएगा, एस्ट्रस साइकिल। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, एमसी मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल, और एनिमल बॉडी में क्या होता है, ईसी मतलब एस्ट्रस साइकिल होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है कि भैंस में यौवनावस्था या प्यूबर्टी कितनी उम्र में आ जाती है। ठीक है, अभी हमने जाना गाय के बारे में, अब हम बात करने वाले हैं भैंस के बारे में। तो अगर हम बात करते हैं, याद रखिएगा भैंस, तो इसे कुछ लंबा टाइम लगता है, मतलब जब याद रखिएगा जो भैंस है ये 30 महीने की हो जाए, लगभग कितनी, 30 महीने की हो जाए, तब ये याद रखिएगा प्यूबर्टी यौन अवस्था में आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गाय के मध्यकाल की अवधि कितनी होती है, तो याद रखिए ये होती है लगभग 10 से 24 घंटे, मतलब एक दिन का टाइम मान लीजिए मध्यकाल का। ठीक है, उसी के अंतर्गत क्या होना चाहिए, जो मीटिंग क्रिया एक संपन्न हो जानी चाहिए, मतलब जो मिथुन क्रिया है, जो मीटिंग क्रिया है, ये कंप्लीट हो जानी चाहिए। और जिसके लिए याद रखिएगा जो सबसे बेस्ट टाइम माना जाता है वो माना जाता है 18 से 24 घंटे का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, सॉरी 18 से 24 नहीं बल्कि 12 से 18 घंटे का जो पीरियड रहता है ये सबसे उत्तम माना जाता है मीटिंग क्रिया करने के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है कि मादा पशु में निम्न में से कौन से हार्मोन्स का निर्माण होता है। मतलब याद रखिए अगर आपसे पूछता है कि मादा हार्मोन, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, प्रजनन को बढ़ावा देते हैं या फिर उसके लिए योग्य बनाते हैं, तो उसको बढ़ावा देने के लिए याद रखिएगा कौन कौन से हार्मोन्स कार्य करते हैं। याद रखिए एक होता है एस्ट्रोजन, एक होता है प्रोजेस्टेरोन। कौन कौन से, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है कि पशु चयन का सबसे अधिक खर्चीला तरीका कौन सा है। अब यहाँ पर याद रखिएगा आपने बहुत सारे मेथड्स तो पढ़े होंगे, जिसमें क्या करते हैं, याद रखिए हम पशुओं का चयन करते हैं। क्या करते हैं, पशुओं का चयन करते हैं। ठीक है, तो मुख्यतः 4 मेथड होते हैं, तो उन्हीं में से यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि सबसे खर्चीला, जिसमें सबसे ज़्यादा कॉस्ट लग जाती है, सबसे ज़्यादा हमारी लागत आती है, और कौन सी विधि होती है, तो याद रखिएगा वो होती है संतति परीक्षण। कौन सा होता है, संतति परीक्षण, जिसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा खर्चा पड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है कि हाथों द्वारा दूध दोहन की सर्वोत्तम विधि कौन सी होती है। तो ये तो आप सभी को पता होगा, और याद रखिएगा काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी विधि है, याद रखिएगा, जो कि सबसे अच्छी मानी जाती है, तो कौन सी होती है, याद रखिएगा पूर्ण हस्त दोहन विधि। लेकिन इसका कारण क्या होता है,
मतलब आपने ये तो पढ़ लिया कि पूर्ण हस्त दोहन विधि को सबसे अच्छा विधि माना गया है, लेकिन क्यों? तो इसके मुख्यतः 2 या 3 रीजंस होते हैं। फर्स्ट रीज़न याद रखिएगा, सभी को पता होना चाहिए आपको। अगर आप एग्रीकल्चर के छात्र हो तो यार क्वेश्चंस तो आप याद कर लोगे, लेकिन आपको उनका पता भी होना चाहिए। तो इसीलिए याद रखिएगा, हमारा यही टारगेट रहता है कि आप क्वेश्चंस तो याद करोगे ही, इसके साथ साथ आपको उनका नॉलेज भी होना चाहिए, जिससे कि आप मान लीजिए अगर कोई आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसे आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ, अच्छे से उसे समझा पाओ। तो यही हमारा टारगेट रहता है। तो यार जितना भी यहाँ पर फोकस किया जा रहा है किसी क्वेश्चन पर, अगर उसको ज़्यादा डीपली समझाया जा रहा है तो उसका एक सेंस समझिए, क्यों समझाया जा रहा है, उसका कुछ रीज़न होगा तभी तो समझाया जा रहा है। ठीक है, ये आपकी मानने की ज़रूरत है। हम आपको बताने का कार्य कर सकते हैं, बाकी सब आपको करना है। मतलब हम आपको पढ़ा सकते हैं, आपको यहाँ पर अच्छा कंटेंट हम प्रोवाइड करवा सकते हैं, लेकिन याद तो आपको करना होगा। ठीक है, तो जितना हो सके यार बस आप रेगुलर रहिए, रेगुलर क्लासेस लेते रहिए। अगर मान लीजिए कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है जिससे हमारी क्लास नहीं हो पाती है, तो आप जितनी भी हमारी ओल्ड क्लासेस हैं उनको रेगुलर लीजिए। बहुत सारी हमारी क्लासेस हो चुकी है, लगभग 500 को क्रॉस कर चुकी है सभी क्लासेस। तो अब मान लीजिए हमारी हर एक क्वेश्चन, ठीक है, हर एक जो क्लास है सभी क्वेश्चन बेस है। तो अब आपको ये पता चल जाएगा, अगर मान लीजिए आपने रेगुलर कोई सी भी क्लास ली है तो उनसे आपको क्वेश्चंस की एक तो नॉलेज हो जाएगी। ठीक है, इससे को आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए। कोई क्वेश्चन अगर मान लीजिए आपसे कैसे क्वेश्चन से पूछा आता है, किसी क्वेश्चन को आपको कैसे पढ़ना चाहिए, वो सब कुछ डिटेल याद रखिएगा, हमारे चैनल से आपको मिल जाएगी। बाकी सब तो आप पढ़ ही लेते हो, जैसे कि मान लीजिए बुक पढ़ते हो तो बुक आप पढ़ ही लेते हो, उसमें तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। लेकिन क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, यही हमारा टारगेट है और इसी को हम कंटिन्यूसली रख रहे हैं। तो जितना हो सके यार उतना लीजिए। काफ़ी कंटेंट हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है। नई चैनल पे हो तो यार सभी क्लासेस को लेते रहिए, क्योंकि जितना क्लासेस आप लोगे ना यार आपका ही बेनिफिट होने वाला है। हमारा नहीं हो रहा, आपका ही होगा इसमें। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया करोगे कि यार क्लास ले पाओ। हमारा काम है, कुछ कंडीशंस हमारी भी होती है जिससे हम क्लासेस नहीं ले पाते हैं, लेकिन आपको यार क्लासेस तो हम प्रोवाइड करवा रहे हैं ना। इतना हम काम कर रहे हैं तो यार बाकी सब तो आप करिए। मैं ज़्यादा कुछ तो बोलता नहीं हूँ, तो इतना ही करते हैं। अभी हम क्लास करते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे पूर्ण हस्त दोहन विधि की। तो याद रखिएगा, पूर्ण हस्त दोहन विधि को सबसे अच्छा क्यों माना जाता है। ठीक है, ये चर्चा हम कर रहे थे। तो इसके मुख्यतः 2 या 3 रीजंस रहते हैं। जैसे कि फर्स्ट है कि पूर्ण हस्त दोहन विधि, तो इसमें क्या होता है, पशुओं को एक तो पेन नहीं होता है, क्या होता है, एक तो दर्द नहीं होता है। दूसरा है कि उसके थन पर प्रेशर या कोई दबाव नहीं पड़ता है। और तीसरा है, याद रखिएगा, कि उस पर रोग होने का खतरा नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर मान लीजिए आप चुटकी विधि से दूध निकाल रहे हो तो उससे क्या होगा, थन पर प्रेशर पड़ेगा और उससे उसके दर्द होगा, मतलब पशु के एक पेन क्रिएट हो जाएगा। और अगर मान लीजिए पेन क्रिएट हो रहा है तो आसानी से दूध नहीं निकालने देगा। ठीक है, ये तो कॉमन सेंस की बात है। अगर उसे दर्द होगा तो वो नहीं निकालने देगा अच्छे से। ठीक है, तो एक तो पेन होता है। मान लीजिए अगर हम मेथड का यूज़ करते हैं जैसे कि चुटकी विधि, ठीक है, या फिर अंगूठा विधि, तो इससे उसका पेन होगा। दूसरा है हम प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो यार अगर हम बात करते हैं अंगूठा या चुटकी विधि, तो इन दोनों में ही प्रेशर पड़ता है। अब हम बात करते हैं, याद रखिएगा, क्या रोग। तो रोग को आपने पढ़ा होगा थनैला रोग। तो थनैला रोग क्या होता है, थन में ही होता है। थनैला रोग है, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है थनैला रोग। तो ये थनैला रोग होता है क्यों, याद रखिएगा, अगर आप गलत मेथड का यूज़ करते हो और बार बार उसी मेथड को आप यूज़ करते हो, जैसे कि मान लीजिए आप अंगूठा विधि का यूज़ कर रहे हो लगातार, तो इससे याद रखिएगा थनैला रोग हो जाता है। ठीक है, मतलब एक रोग होने का खतरा उससे मंडराता रहता है। इसलिए याद रखिएगा, जितने भी जो सारे मेथड्स हैं उनमें से सबसे श्रेष्ठ किसे माना गया है, पूर्ण हस्त दोहन विधि को माना गया है। क्यों, क्योंकि इसमें ना तो पेन होता है, ना ही इस पर प्रेशर पड़ता है, और ना ही इसमें रोग होने का खतरा रहता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपसे पूछा गया है कि भेड़ व बकरी में कृत्रिम गर्भाधान की कौन सी विधि काम में ली जाती है। तो याद रखिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम गर्भाधान। तो याद रखिए जो भेड़ और बकरी है इनमें जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जाता है, ये किसके द्वारा किया जाता है, ये किया जाता है, याद रखिएगा, वेजाइनल स्पेकुलम विधि के द्वारा किया जाता है। अगर आप बात ही कर रहे हो कृत्रिम गर्भाधान की, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सर्वप्रथम जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया गया था किसके द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था, याद रखिएगा, संपत कुमार के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, सबसे पहले आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कृत्रिम गर्भाधान
ये किया गया था, याद रखिएगा, शंखपत कुमार के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है, थोड़ा से क्वेश्चन होंगे तो इसे हम क्लियर नहीं करेंगे। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें आपसे पूछा गया है कि पशु में प्रसव उपरांत औसतन कितने समय में जहर गिरती है। ठीक है, आपने देखा होगा जहर लटकती रहती है जब वो ब्याती है उसके कुछ समय तक, तो इसका जो गिरने का टाइम रहता है लगभग 2 घंटे के अंतर्गत ये गिर जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि भेड़ व बकरियों में यौवनावस्था मतलब प्यूबर्टी क्रमशः कितनी उम्र में आ जाती है। शुरुआत में हमने जाना, याद रखिएगा, गाय और भैंस के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं भेड़ और बकरी के बारे में। तो अगर हम बात करते हैं, याद रखिएगा, भेड़, तो भेड़ में लगभग 10 महीने में प्यूबर्टी आ जाती है। और अगर हम बात करते हैं बकरी, तो बकरी में याद रखिएगा 12 महीने मतलब 1 साल में प्यूबर्टी आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं जिसमें आपसे पूछा गया है कि भारतीय गाय की नस्लों में प्रथम बार प्रजनन की आयु होती है तो 36 से 40 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं जिसमें आपसे पूछा गया है कि गाय व भैंस को गर्भित करने की कौन सी कृत्रिम विधि का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन को भी आप स्किप कर दीजिए, छोड़ दीजिए। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसमें क्या पूछा गया है, याद रखिएगा, गाय व भैंस को गर्भित करने की कौन सी कृत्रिम विधि मतलब आर्टिफिशियल तरीका, या फिर आप मान सकते हो कृत्रिम गर्भाधान विधि। तो कौन सी विधि को लिया जाता है, याद रखिएगा, रेक्टो वेजाइनल विधि को प्रयोग में लिया जाता है। अगर मान लीजिए हम एक कृत्रिम गर्भाधान कर रहे हैं तो हम किसी विधि का यूज़ करते हैं, याद रखिएगा, वो हम यूज़ करते हैं रेक्टो वेजाइनल प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि भैंस में मध्यकाल की अवधि कितनी होती है। तो ये होती है, याद रखिएगा, 12 से 36 घंटे तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भेड़ व बकरी में मध्यकाल की अवधि क्रमशः कितनी होती है। तो अभी हमने जाना कि भैंस में मध्यकाल कितना होता है, 12 से 36 घंटे तक। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं भेड़ और बकरी, तो भेड़ में होता है ये 1 से 1.5 दिन का समय, और अगर हम बात करते हैं बकरी, तो बकरी में होता है 1 से 2 दिन का समय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए पशु को चारा किस समय खिलाना चाहिए। अगर आप मान लीजिए स्वच्छ दूध उत्पादन लेना चाहते हो तो पशु को जो आप चारा खिला रहे हो, याद रखिए, ये खिलाना चाहिए दूध निकलने से 1.5 से 2 घंटे पूर्व। क्या करना चाहिए, उसे चारा, याद रखिएगा, 1.5 से 2 घंटे पूर्व ही खिला देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, रिंडरपेस्ट व माता रोग कौन से पशु में अधिक फैलता है। तो फैलता है, याद रखिएगा, गाय और भैंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गाय के खीस में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है। तो याद रखिए, ये होती है लगभग 16.42%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं जिसमें आपसे पूछा गया है कि पशुओं में कब्ज होने पर कौन सा तेल काम में लेते हैं, मतलब उनको कौन सा तेल खिलाना चाहिए। तो अगर मान लीजिए उनको कब्ज हो चुकी है, पशु को अगर कब्ज हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में याद रखिएगा उनको देना चाहिए अरंडी का तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं जिसमें आपसे पूछा गया है कि दूध निकालने हेतु काम में ली जाने वाली छोटे मुँह वाली बाल्टी को क्या कहा जाता है। तो उसे बोला सा, याद रखिएगा, डम्ड पेल। क्या बोला सा है, जिस छोटे मुँह वाली बाल्टी में हम दूध निकालते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, डम्ड पेल बोला सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि किसी पशु का तापमान, नाड़ी गति व श्वास की गति ज्ञात करने का सही क्रम कौन सा होता है। तो सबसे पहले याद रखिएगा श्वास गति ज्ञात करनी चाहिए, उसके बाद में नाड़ी गति, और सबसे लास्ट में याद रखिएगा उसका बॉडी का टेम्परेचर कैलकुलेट करना चाहिए। सबसे पहले श्वास गति, उसके बाद में नाड़ी गति, और उसके बाद में तापमान को कैलकुलेट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी बीमारी दूषित दूध के उपयोग से उपभोक्ता को लग सकती है। मतलब याद रखिए, अगर मान लीजिए हम एक तो दूषित दूध अगर हम सेवन कर रहे हैं, हम उसका उपभोग कर रहे हैं, तो वो रोग हमें भी हो सकता है। तो ऐसे कौन से रोग है, तो ऐसे रोग का यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स आपको दे रखा है, जैसे कि मान लीजिए टीबी हुआ, आंत्रज्वर हुआ, अतिसार हुआ, परब्लास हुआ, हैजा हुआ और आंत्रशोथ हुआ। ये सभी रोग ऐसे रोग हैं जो कि अगर मान लीजिए आप दूषित दूध का सेवन कर रहे हो तो उससे भी हमें फैल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि पशुओं में आंतरिक परजीवियों को नष्ट करने हेतु सहायक कौन सा है। तो वो होता है, याद रखिएगा, नीला थोता। और नीला थोता किसे बोला जाता है, याद रखिएगा, कॉपर सल्फेट को ही नीला थोता के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप नोट डाउन जरूर कर ले कि नीला थोता के नाम से किससे जाना जाता है। याद रखिएगा, कॉपर सल्फेट को ही नीला थोता के नाम से जाना सा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि जन्म के बाद बछड़े को माँ से अलग रख के पालना क्या कहलाता है। तो उसे बोला सा याद रखिएगा विनिंग। याद रखिएगा, अगर मान लीजिए जन्म के बाद बछड़े को माँ से अलग रखकर हम पाल रहे हैं तो उसे बोला सा है विनिंग। और अगर मान लीजिए उसे साथ रहकर पाल रहे हैं, एक तो याद रखिएगा बछड़े को माँ के हम साथ पाल रहे हैं तो उसे बोला सा है सकलिंग। और एक होता है अलग रखकर पालना, तो याद रखिए अलग रखकर पालना विनिंग कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं जिसमें आपसे पूछा गया है कि भैंस के खीस में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है। तो अभी हमने जाना, याद रखिएगा गाय के दूध में, तो गाय में लगभग 17% पाई जाती है। और अगर हम बात करते हैं भैंस, तो भैंस में याद रखिएगा लगभग जो प्रोटीन की मात्रा होती है खीस में, ये होती है 21%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि पशुओं को सींग रहित करने की क्रिया क्या कहलाती है, या फिर पशु को सींग रहित करना क्या कहलाता है। तो उसे बोला सा याद रखिएगा डी हॉर्निंग। हॉर्नलेस करना ही क्या कहलाता है, डी हॉर्निंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो ये तो आप सभी को ही पता होगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा जोहड़बीड़ बीकानेर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र, ये स्थित है जोहड़बीड़ बीकानेर राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि दूध में प्रोटीन व कुछ खनिज लवण किस रूप में पाए जाते हैं। तो याद रखिए, अगर हम बात करते हैं प्रोटीन और खनिज लवण, तो याद रखिएगा ये पाए जाते हैं पाइस और कोलोइडल रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को बस यहीं पर विराम देते हैं। आई थिंक आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट भी मिले होंगे और आपको कुछ जानकारी भी इस वीडियो से आज आपको प्राप्त हुई होगी। तो आई थिंक आपको क्लास पसंद आई होगी। तो अगर आपको क्लास पसंद आई है तो यार जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास के साथ, जब तक ले जय हिंद जय भारत, टेक केयर।